हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? अपनी पीवाईक्यू सीरीज नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ये मुझे टफ नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगता कि मानव कार्यकी में, एक तो आप लोगों को मुझे लगता है एक तो उत्सर्जन वाला चैप्टर थोड़ा टफ लगता होगा थोड़ा सा, एक मुझे लगता है तंत्रिका वाला, है ना। बाकी तो इजी इजी चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट है ही, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए शुरू करते हैं अपने नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की ये सीरीज में ये अध्याय। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं लेकिन वही हैं जो आपकी एनसीईआरटी से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की स्तनीय कोशिकाएं वायवीय रूप में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती? तो कौन सी सेल्स में बेटा वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है ना, किसमें ग्लूकोज टूट के आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब खूब सारी एटीपी नहीं बना पा रहा है, किसमें ये प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है बेटा? जिसमें न्यूक्लियस सॉरी जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उसमें नहीं होगा। तो आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं तो प्रॉपर सेल्स हैं, उसमें सभी कोशिकांग होंगे, ठीक है। पेशी कोशिकाओं में भी बेटा सारे के सारे आपके कोशिकांग होते हैं। यकृत कोशिकाओं में भी सभी कोशिकांग हैं, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं में क्योंकि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, है ना, यहाँ पर कोशिकांग। और कोशिकांग में भी हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, जहाँ पर बेटा आपका वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अनुपस्थित होने की वजह से इसमें वायवीय श्वसन भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें अवायवीय श्वसन फिर भी हो जाएगा, तो इसमें वायवीय श्वसन नहीं होता, केवल अवायवीय श्वसन होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका एक। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। हिस्टामिन तथा प्राकृतिक प्रतिस्कंदक हेपेरिन के मोचन का संबंध श्वेत रक्त कोशिकाओं के किस प्रारूप से है? तो बेटा श्वेत रक्त कोशिकाएं जो आपकी दो तरीके की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जिनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी कि कण पाए जाते हैं, और उसमें आ जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स। वहीं बेटा जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाते हैं आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनसे कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन निकलता है? ये है बेटा आपकी बेसोफिल कोशिकाएं, है ना। कौन सी कोशिकाएं बेटा आपकी? बेसोफिल कोशिकाएं। तो बेसोफिल इयोसिनोफिल से नहीं निकलते हैं। एकल आपके मोनोसाइट्स हो गए। उदासीन नहीं, न्यूट्रोफिल से नहीं निकलते हैं, बेसोफिल्स। हो सकता है आप लोगों को ना इनके मतलब ना पता हो, मैं सारे लिख देती हूँ। शारक बेस होता है, ये बेसोफिल्स हो गए। इससे हिस्टामिन निकलता है जो कि एक वाहिनी शिथिलक है। सेरोटोनिन निकलता है जो कि एक वाहिनी संकुचक है। और तीसरा आपका हेपेरिन निकलता है जो कि प्रतिस्कंदक है। उदासीन रागी हो गए बेटा आपके न्यूट्रोफिल्स। एकलाणु हो गए आपके मोनोसाइट्स। और इयोसिन रागी तो हो ही गए आपके इयोसिनोफिल्स, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा बेसोफिल्स यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवों में रक्त का पश्च महाशिरा से अनुशिथिलिनी दाहिने आलंद में पहुंचना किसके कारण होता है? तो ये बेटा आपका दाहिना आलंद आलिंद हो गया, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। पश्च महाशिरा बेटा इंफीरियर वेना कावा आपका उदरीय भाग, और आपके पश्चपाद से सारा का सारा भी ऑक्सीजन रक्त लेकर के आती है, कहाँ? आपके दाहिने आलिंद में। तो ये बेटा जो रक्त का फ्लो होता है आपके इंफीरियर वेना कावा यानी कि पश्च महाशिरा से दाहिने आलिंद में, ये इन दोनों में जो दाब का अंतर होता है, डेफिनेटली फ्लो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ होगा। तो पश्च महाशिरा में रक्त का दाब ज्यादा होगा इस आलिंद के दाब से, ठीक है। क्यों कम होता है आलिंद में दाब? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका त्रिवलनी का पार्ट खुला हुआ है, जिसकी वजह से जितना भी रक्त आपका पश्चिम दाहिने आलिंद में आया, ये एज इट इज आपके दाहिने लय में जाता जाता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर जो दाब होता है वो कम होता है, और ये जो रक्त है वो पश्चिमाशिरा से आपके दाहिने आलिंद में आ जाता है। तो शिरा आलिंद नोट के उत्तेजन की वजह से नहीं, पश्चिमाशिरा तथा आलिंद के बीच में दाब अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। शिरा वॉल्वों का धक्का देकर खुल जाना और चूषण खिंचाव, नो। आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकेंड। चलिए अगला देख लेते हैं।
सर्वाधिक क्रियाशील भक्षाणु श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? तो बेटा भक्षाणु अगर हम बात करें, कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा भक्षाणु क्रिया होती है? तो बेटा आपके न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इन दोनों का काम होता है भक्षाणु, है ना। तो लसिकाणु होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। इयोसिनो तो आपको पता ही है। उदासीन रागी यानी कि आपके न्यूट्रोफिल्स, और एकलाणु यानी आपके मोनोसाइट्स। ठीक है, तो इनमें भक्षण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, ये भक्षण कोशिकाएं हैं। इयोसिनोफिल्स नहीं है, महाभक्षकाणु है, लेकिन ये बेटा आपके WBC के टाइप नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलिए अगला क्वेश्चन, आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह है ABO। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कई सारे प्रकार के रक्त समूह होते हैं, लेकिन ABO और RH सबसे कॉमन है। ठीक है, चलिए इसमें ABC ना कहकर हमने इसे ABO का नाम दिया है क्योंकि इसमें O दर्शाता है। तो आपको मैंने बताया था ये आपकी RBC है। ठीक है, इस RBC की सतह पर कौन सा प्रतिजन उपस्थित होगा? यदि A है तो ये आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, यदि इसके ऊपर प्रतिजन है B, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, और यदि इसके ऊपर प्रतिजन है A और B दोनों, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। लेकिन अगर इस पर कोई भी प्रतिजन नहीं है, ना A है ना B है, उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। ठीक है, चलिए अगर C प्रतिजन होता तो हम इसका नाम C ब्लड ग्रुप दे सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिजन नहीं है तो हम उसको C ना बोल करके O बोलते हैं। ठीक है, तो RBC पर A और B दोनों एंटीजन नहीं होते हैं, सही बात है। RBC पर A और B के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं? बिल्कुल नहीं। A और B प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप की अप्रभाविता होती है, कुछ भी बोल देते हैं। RBC पर केवल एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी बेटा हमेशा प्लाज्मा में होते हैं, एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होते हैं, RBC पर नहीं होते हैं। RBC की सतह पर होते हैं आपके एंटीजन। उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी RBC की सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए बेटा हम इसको ब्लड ग्रुप O बोलते हैं। चलिए T लिम्फोसाइट में अक्षर T किसके लिए होता है? तो बेटा आपके जो लसिकाणु हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, लसिकाणु आपके 2 तरीके के होते हैं। ये एक तरीके के WBCs हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स, ये 2 तरीके के होते हैं, T लसिकाणु और B लसिकाणु, जिसमें T का मतलब है बेटा थाइमस, और थाइमस आपकी ग्रंथि होती है, और B हो गया बेटा आपका बोन मैरो, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, इनको हमने T और B लिम्फोसाइट्स इस आधार पर बोला है कि इनका परिपक्वन कहाँ होता है, ये हो गया आपके अस्थि मज्जा में, है ना। तो उसके आधार पर बेटा हमने इनको T और B लिम्फोसाइट्स का नाम दिया है। उत्तर हो जाएगा इसका थाइमस यानी कि 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन्स प्राथमिक रूप से किसमें शामिल होते हैं? तो बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि आपकी जो 3 मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वैसे तो कई सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ये जो 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स है आपकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों से आपके नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल इंडिया PMT में पूछा गया था। ठीक है, तो मैच दी फॉलोइंग के रूप में देख लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो ये 3 आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एल्बुमिन क्या करता है? परासरणी दाब को मेंटेन करता है। ठीक है, उसका नियंत्रण करता है रक्त में परासरणी दाब का। आपके ग्लोबुलिन्स बेटा डिफेंस यानी कि आपको रोग प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, जबकि आपके फाइब्रिनोजन बेटा आपके रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थक्का कारक है। तो ग्लोबुलिन बेटा रक्त के स्कंदन में नहीं, शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाविधि में, ठीक है, शारीरिक द्रव्यों के परासरणी संतुलन में ये बेटा आपका एल्बुमिन करता है। रक्त के स्कंदन में आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में वो बेटा आपके RBC करते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में नीचे 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से 2 कथन सही है? सही कथन चुनने हैं। धमनियां मोटी भित्ति वाली होती तथा इनमें शिराओं की तुलना में सक्रिय गुहा होती है। बिल्कुल सही बात है। धमनी में बेटा जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और उसका कारण होता है कि यहाँ पर बहुत उच्च दाब से रक्त आता है, क्योंकि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो आपका बायां और दायां जो आपका निलय होता है, वो निलय बहुत प्रेशर से बेटा क्या करता है, रक्त को बाहर की तरफ पंप करता है, जिसकी वजह से जो धमनी में रक्त जाता है उसमें प्रेशर हाई होता है। अगर धमनी की भित्ति मोटी नहीं होगी तो चांसेस हैं कि धमनी फट सकती है। तो इसलिए बेटा इनकी भित्ति मोटी होती है और अंदर की जो इसमें गुहा होती है वो सक्रिय होती है। बिल्कुल सही है। चलिए, एंजाइना एक तीव्र वक्षीय पीड़ा है
जो तब होती है जब मस्तिष्क को रक्त परिसंचरण घट जाता है। नहीं बेटा, जब हृदय को रक्त परिसंचरण घटता है तब एंजाइना होता है। एंजाइना हार्ट अटैक से पहले की एक स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। एबीओ रक्त समूह तंत्र के तहत एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। नहीं बेटा, ये किसी भी रक्त समूह वाले से ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपका सर्वग्राही होता है, सर्वदाता आपका ओ होता है। कैल्शियम आयंस रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। तो आपके सही कथन है फर्स्ट और डी, ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी, यस। उत्तर हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय के त्रिवलनी कपाट के कॉर्डे टेंडिनी आंशिक रूप से क्रियाहीन हो जाते हैं तो इसका तुरंत प्रभाव क्या होगा? तो त्रिवलनी कपाट बेटा कहाँ होते हैं? आपके दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। ये रहे आपके त्रिवलनी कपाट। ठीक है, ये रहे आपके त्रिवलनी कपाट, ये है आपके द्विवलनी कपाट। तो त्रिवलनी कपाट तो यहाँ पर बेटा कितने होंगे कॉर्डे टेंडिनी? यहाँ पर 3 कॉर्डे टेंडिनी होंगे। यदि किसी कारण ये कॉर्डे टेंडिनी प्रभावित होते हैं या इनमें किसी प्रकार की क्या है क्रियाहीन, ये अगर काम करना बंद करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी फुफ्फुसीय शिरा में रक्त जाता है कहाँ तक? आपके फेफड़ों तक। ठीक है, और यहाँ से बेटा वापस से वो ऑक्सीजनित होकर कहाँ आता है? आपके बाएं आलिंद में। ठीक है, तो अगर बेटा ये कॉर्डे टेंडिनी क्रियाहीन हो जाएंगे तो जब आपके ये वेंट्रिकल्स कौन से वाले, जब आपके दायां निलय जब बेटा एक संकुचन करेगा ताकि सारा का सारा रक्त निकल के फेफड़ों में चला जाए फुफ्फुसीय धमनी से, तो ऐसा होने में कहीं ना कहीं असक्षमता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके त्रिवलनी कपाट बंद नहीं होंगे। त्रिवलनी कपाट बंद नहीं होंगे तो चांसेस क्या है कि रक्त वापस से आपके आलिंद में जाएगा, थोड़ा बहुत आपके फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा। तो जितनी मात्रा में फुफ्फुसीय धमनी में जाना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दरवाजा बंद नहीं होने की वजह से निलय में संकुचन होने पर रक्त वापस से आलिंद में जा सकता है। चलिए, तो फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह घट जाएगा। ये फुफ्फुसीय धमनी है पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई पल्मोनरी वेन। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा। महाधमनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा। बेटा महाधमनी में रक्त का प्रवाह, यहाँ से निकलती है आपकी महाधमनी, है ना, इसमें रक्त का प्रवाह धीमा कब होगा? जब आपके इधर बाएं निलय के जो कॉर्डे टेंडिनी अगर वो क्रियाहीन होंगे तो आपकी महाधमनी में रक्त का प्रवाह घटेगा। ठीक है, पेसमेकर कार्य करना बंद कर देगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, पेसमेकर से इसका लेना देना नहीं है। रक्त वापस बाएं आलिंद में प्रवाहित होने का प्रयास करेगा, बिल्कुल रक्त दाएं आलिंद में प्रवाहित होने का प्रयास करेगा, बाएं में नहीं करेगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सामान्य व्यक्ति की ईसीजी नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, इसके कौन से घटक को सही प्रकार से नीचे वर्णित किया गया है? चलिए भैया, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, PQRS और T। पी वेव क्या बताती है बेटा? आलिंद का संकुचन, ठीक है, या आलिंद का क्या बोलते हैं विध्रुवण। ठीक है, आपकी QRS कॉम्प्लेक्स जो सम्मिश्र है वो बताता है निलय का संकुचन या निलय विध्रुवण, और आपका टी वेव जो आपकी टी तरंग है वो बेटा बताती है आपका निलय का वापस से पुनः शिथिलन अवस्था में आना। ठीक है, या विध्रुवीकरण। चलिए, तो पीक पी केवल दाएं आलिंद में संकुचन का प्रारंभ नहीं बेटा, दोनों आलिंद में संकुचन का प्रारंभ होता है एक साथ, वो आपकी पी वेव दिखाती है। कॉम्प्लेक्स QRS एक पूर्ण स्पंद नहीं, ये आपका निलय संकुचन दिखाता है। ठीक है, QRS आपका निलय संकुचन दर्शाता है। आगे पीक टी संपूर्ण हृदय संकुचन का प्रारंभन बिल्कुल भी नहीं, ये आपका पीक टी क्या दिखाता है बेटा? ये आपका निलय का शिथिलन अवस्था में जाना दर्शाता है। ठीक है, कि निलय शिथिलन अवस्था में जाना शुरू हो रहा है। आगे पीक पी और पीक आर साथ साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तदाब ना, पीक पी और पीक आर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तदाब नहीं बेटा, पीक पी और पीक आर ये तो आपका सिस्टोलिक हो गया। ठीक है, एक तरह से आलिंद का संकुचन, ये बेटा आपका निलय संकुचन दिखा रहा, तो ये तो गलत हो गया ना। अब इसमें सही क्या है? ठीक है, फिर हम QRS को एक पूर्ण स्पंद ही मानेंगे, और उसका कारण क्या है बेटा? उसका कारण ये है कि आपको मैंने बताया था अगर आपको हार्ट बीट काउंट करनी है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको हृदय दर काउंट करनी है तो आप उसका QRS कॉम्प्लेक्स अगर काउंट करते हुए चलेंगे तो आप उसका हृदय दर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने QRS सम्मिश्र बने
उससे आपको पता लग जाएगा कि 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार स्पंदन किया। ठीक है, तो आप उसको एक पूर्ण स्पंद यानी कि एक हृदय दर मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से बेटा उत्तर आप लगाएंगे 2, बाकी सब तो वैसे ही गलत है ना। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका 2। चलिए अगला, रक्तचाप के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही कौन सा है। ठीक है, 130/90 को उच्च माना जाता है तथा उपचार की आवश्यकता होती नहीं बेटा, 140 के ऊपर हाई सिस्टोलिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 100/55 को एक आदर्श रक्तचाप माना जाता है, नहीं ये हाइपो टेंशन है, मतलब रक्तदाब का कम होना। 105/50 किसी को बहुत सक्रिय कर देता है, बिल्कुल नहीं करता है। 190/10 मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है ना, जो कि जैव अंग जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क को हानि पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। चौथा बेटा आपका सही कथन है। ठीक है, अगला, धमनियों को उन वाहिनियों के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है जो, धमनियां क्या होती हैं बेटा, धमनियां अक्सर बच्चे मानते हैं धमनियां ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो कि ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, नहीं, धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, उनका काम है, पर धमनियां कौन सी रक्त वाहिनियां हैं, धमनियां ऐसी रक्त वाहिनियां हैं बेटा जो रक्त को हृदय से अंगों की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाती हैं, ये उसका काम है। हालांकि इसमें भी अपवाद है, क्योंकि आपकी फुफ्फुसीय धमनी ऐसी एक धमनी है जो कि विऑक्सीजनित रक्त को हृदय से फेफड़ों की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, तो विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त लेकर जाती है, ये ज्यादा सही है। कोशिकाओं में विभाजित होती है जो पुनः एकीकृत होकर के एक शिरा बनाती है, नहीं, मतलब सही तो ये भी है लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं है। एक आंतरंग से दूसरे आंतरंग को रक्त लेकर जाती है, नहीं, एक अंग से दूसरे अंग को बेटा आपकी जो निवाहिका शिराएं होती हैं, कौन, एक अंग से दूसरे अंग तक कौन लेकर जाती है, आपकी निवाहिका शिरा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी बेटा, तो सबसे अच्छी परिभाषा धमनियों की वो है ऐसी रक्तवाहिनियां जो हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त लेकर के जाती हैं। उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए अगला, हिस का मंडल मनुष्य में निम्न में से किस अंग का एक भाग है, तो बेटा हृदय में पाया जाता है, आप सबको पता है। आपका ये आलिंद दोनों निलय, यहाँ पे हो गए आपके ये ऐसे नोड, एबी नोड, तो बंडल ऑफ हिस बेटा हृदय के निलय भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा आपका 2। अगला देख लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में सम्मिलित होता है। तो पहले ही आपको मैंने बताया, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ रिपीट हुआ और आगे भी आया है। तो कौन सा प्रोटीन, आपका फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन परासरणी दाब मेंटेन करेगा, अमाइलेज बेटा आपका एंजाइम है, ग्लोबुलिन आपके प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करेगा, फाइब्रोनोजन। यस, आंसर हो जाएगा 4। चलिए, निम्न में से कौन से मानव अंग को सामान्यतः आरबीसी की कब्र कहा जाता है, तो बेटा प्लीहा, स्प्लीन एक ऐसा आपका अंग है, बच्चे पूछते हैं मैम स्प्लीन होता कहाँ है, तो ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा बेटा स्प्लीन होता है। उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए आगे, चित्र में मानव के रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दर्शाया गया है, जिसमें 4 भागों ए से डी का नामांकन किया गया। सही नामांकन के साथ उसके सही कार्य के विकल्प को चुनिए। आओ भैया चुने इन्हें। तो ए क्या है बेटा, ये हो गई आपकी फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। बी हो गई बेटा आपकी एओर्टा, महाधमनी। ठीक है, ये आपकी हो गई महाधमनी। सी हो गई बेटा इंफीरियर वेना कावा, पश्च महाशिरा। और डी हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। तो डी है बेटा पृष्ठ महाधमनी, डी पृष्ठ महाधमनी, बिल्कुल गलत, यही गलत हो गया। ठीक है, रुधिर को हृदय से शरीर के भागों तक, बिल्कुल गलत। ए हो गई आपकी फुफ्फुसीय शिरा, तो बेटा ये फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है, ये वी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के भागों तक लेकर जाती है, नहीं बेटा, ये ऑक्सीजनित को आपके फेफड़ों से हृदय तक लेकर के आती है। ठीक है, बी हो गया आपका फुफ्फुस धमनी, नहीं बेटा, बी है आपकी महाधमनी। ठीक है, और सी है आपकी महाशिरा। ठीक है, ये पश्च महाशिरा है। ठीक है, जो रुधिर को शरीर के भागों से दाएं आलिंद तक लेकर आती है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 45 mmHg, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 4। चलिए अगला देख लेते हैं, परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं।
परानुकंपी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बेटा सामान्य अवस्था में काम करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपके आपातकालीन अवस्था में काम करते हैं, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में, आपातकालीन में आपकी हृदय स्पंदन दर बढ़ती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में आपकी हृदय स्पंदन दर कम होती है। हम आपका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो एक भी चीज कम होगी तो बेटा सब कुछ इसमें कम होगा, हाँ या नहीं। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बेटा क्या करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इनको कम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इन सबको घटाता है, जबकि बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बेटा इन सबको बढ़ाने का काम करता है। एक भी बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो परानुकंपी हृदय स्पंदन गति और हृदय निकाय को कम करके, ठीक है, हृदय स्पंदन गति को कम कर देंगे, हृदय निकाय को भी, यानी कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ये भी कम हो जाएगा, सही बात है। हृदय स्पंदन गति हृदय निकाय पर बिना प्रभाव किए बढ़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं। एक भी बढ़ेगा तो बेटा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ भी एक बढ़ेगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। आगे, हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं, नहीं बेटा, ये बढ़ेंगे आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में, ठीक है। परानुकंपी में तो ये कम होते हैं। हृदय स्पंदन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं, दोनों बढ़ेंगे, सॉरी दोनों कम होंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला देख लो, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही माना जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें आरबीसी की सतह पर तो दोनों प्रतिजन है, ए है और बी है, जबकि बेटा इसके प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। तो उसके आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं परंतु प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो वो सर्वग्राही होते हैं। प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, नहीं। आरबीसी पर कोई प्रतिरक्षी तथा प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, नहीं, गलत। उसके प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं लेकिन कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, गलत। आरबीसी पर क्योंकि बेटा दोनों प्रतिजन होते हैं इसलिए इसके दोनों अपने सगे हैं, है ना। तो और इसके प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी है नहीं, इसलिए बेटा ये सर्वग्राही है, उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, स्तनधारियों की महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक होती है, ठीक है। महाधमनी में रुधिर दाब सबसे ज्यादा कब होगा, तो महाधमनी में बेटा रुधिर दाब सबसे ज्यादा कब होगा, ये दोनों आलिंद दोनों निलय, महाधमनी बेटा यहां से निकल रही है ना। हमेशा ये मैं गलत बनाती हूँ, ये हो गया आपकी महाधमनी, ठीक है, ये हो गई आपकी महाधमनी। तो महाधमनी में बेटा दाब सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपका इस वाले निलय में संकुचन होगा, यानी कि जब आपके बाएं निलय में संकुचन होगा उस टाइम पर बेटा आपकी महाधमनी में जो दाब होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है दाएं निलय के अनुशीतलन के दौरान, तो जब बेटा आपका दायां निलय अनुशीतलन करेगा तो आपकी फुफ्फुसीय धमनी में सबसे ज्यादा दाब होगा, ठीक है। बाएं निलय के प्रकुंचन के दौरान, बिल्कुल सही है। दाएं आलिंद के अनुशीतलन के दौरान, गलत, बाएं आलिंद के प्रकुंचन के दौरान, उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु 2 पृथक परिसंचरण पथ रखता है, तो बेटा डबल सर्कुलेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन उन्हें देखने को मिलेगा जिनमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 4 कोष्ठीय हृदय है। और 4 कोष्ठीय हृदय बेटा किस में देखने को मिलता है, 4 कोष्ठीय हृदय है आपके स्तनी में, पक्षियों में, और सरीसृप के कुछ उदाहरण है यहाँ पर, कौन कौन से, आपका क्रोकोडाइल, गेवियालिस और एलिगेटर, ठीक है। तो मेंढक में नहीं होगा, शार्क मछली है, छिपकली सरीसृप है, वेल, ठीक है, ये स्तनी है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। चलिए अगला, डॉक्टर प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है, तो सेकंड हार्ट साउंड बेटा कब सुनाई देता है, आपका अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर। तो जब एवी पर्व ऐसे पर्व के संकेत से संकेत प्राप्त करता है, बिल्कुल नहीं। जब एवी कपाट खुलते हैं, नहीं, दरवाजा खुलने में आवाज नहीं आती है, दरवाजा बंद होने पे आवाज आती है। तो जब आपके आलिंद निलय यानी कि एवी कपाट खुलेंगे, बंद होंगे, तब आपकी प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देती है जो कि निलय के प्रकुंचन से जस्ट पहले होता है।
वहीं बेटा जब आपकी द्वितीय जो लब होती है, ठीक है, और द्वितीय हृदय ध्वनि बेटा आपकी डब होगी, जो आपके अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है, ठीक है। तो जब आलिंदों से रक्त के प्रवाहित होने के कारण निलय भित्तियां कंपन करती हैं, नहीं, जब निलयों से वाहिनी में रक्त प्रवाहित हो जाने पर अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। यस, उत्तर हो जाएगा आपका 4। अगला प्रश्न है आपका, फुफ्फुसीय धमनी में रक्तदाब होता है, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी में रक्तदाब होता है, ये रही आपकी फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, इसमें रक्तदाब होता है महाधमनी के रक्तचाप के बराबर, ग्रीवा धमनी के रक्तचाप से अधिक, फुफ्फुसीय शिरा के रक्तचाप से अधिक, महाशिरा के रक्तचाप से कम। चलो आ जाओ, तो ये बेटा है आपका एओर्टा यानी कि महाधमनी, ठीक है। तो यहाँ पर महाधमनी में बेटा रक्तदाब ज्यादा होता है फुफ्फुसीय धमनी से, उसका रीजन है इसका बीपी बहुत ज्यादा होता है फुफ्फुसीय धमनी से, इसका सिर्फ ज्यादा होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी जो भित्ति है आपकी, जो आपका बायां निलय है, इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जबकि दाएं निलय की भित्ति भी मोटी होती है लेकिन उतनी मोटी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर आपकी महाधमनी में ज्यादा होता है। तो महाधमनी के रक्तचाप के बराबर तो नहीं होगा, ग्रीवा धमनी के रक्तचाप से अधिक होगा, तो ग्रीवा धमनी के रक्तचाप से अधिक नहीं होगा, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा के रक्तचाप से अधिक होगा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा बेटा, फुफ्फुसीय शिरा आपका फेफड़ों से हृदय को, मतलब फेफड़ों से रक्त को लेकर के आ रही है, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को लेकर के आएगी। तो यहाँ पे ये है आपकी फुफ्फुसीय शिरा, है ना, तो फुफ्फुसीय शिरा के रक्तचाप से अधिक, हाँ सही है, फुफ्फुसीय शिरा बेटा अंग से आ रहा है ना आपके हृदय की तरफ, तो वहां पे प्रेशर लगाने के लिए कोई नहीं है पीछे, तो वहां पर रक्तदाब कम होगा, शिरा में धमनी में ज्यादा होगा क्योंकि पीछे निलय जोर से प्रेशर कर रहा है, ठीक है, ये सही हो सकता है। महाशिरा के रक्तचाप से कम, महाशिरा कहाँ है, महाशिरा ये जो आ रही है यहाँ पे, है ना, इनके रक्तचाप से कम नहीं बेटा, इनसे भी ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला, उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी के कारण स्कंदन विकार, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसके फलस्वरूप शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि होती है। तो बेटा ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स है ना, थक्काणु, इनकी अगर कमी होगी तो आपको स्कंदन विकार हो सकते हैं। चलिए आगे, सीरम किसके कारण रक्त से भिन्न होता है? तो बेटा सीरम और प्लाज्मा का जो घटन होता है, मतलब उनमें जो घटक होते हैं वो समान होते हैं, बस सीरम में स्कंदक कारक नहीं होते। मैंने आपको बताया था चोट लगने पर 2-3 दिन बाद, जब चोट लगने पर स्कंदन हो जाता है, उसके 1-2 दिन बाद बेटा जब वहां से एक हल्का पानी निकलता है उसको हम सीरम बोलते हैं, उसमें स्कंदक कारक नहीं होते, क्योंकि स्कंदक कारक तो सारे रक्त स्कंदन में यूज हो गए, लेकिन बाकी वहां पे सब कुछ वही होता है जो प्लाज्मा में होता है। एल्बुमिन की कमी, स्कंदक कारकों की कमी, प्रतिरक्षी इकाइयों की कमी, ग्लोबुलिन की कमी, उत्तर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो मैच कर दो। फाइब्रिनोजन स्कंदन करता है तो रक्त थक्का, ए का 2, लो आ गया आंसर, ए का 2। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा क्रियाविधि, बी का 3, ठीक है, और एल्बुमिन परासरणीय संतुलन, सी का 1, उत्तर हो जाएगा 1। आगे फिर से मैच करो। त्रिवलनी कपाट, छोटा सा बेटा चित्र हमेशा बना लेना, गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन ना बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं कि मैडम ये तो हमें आता है, और वो आता है ना तुम्हारे बहुत भारी पड़ जाता है बेटा, ठीक है। त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट हो गए, और ये आपके अर्धचंद्राकार कपाट हो गए, ठीक है। चलो तो त्रिवलनी कपाट बेटा आपके दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। तो त्रिवलनी कपाट बेटा आपके बाएं नहीं दाएं आलिंद और दाहिने निलय के बीच में होगा, तो ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। द्विवलनी कपाट आपके बेटा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जाएगा, बी का हो जाएगा 1, ठीक है। और अर्धचंद्राकार कपाट आपके दाहिने निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच होगा, ठीक है। और ये आपके बाएं निलय और महाधमनी के बीच में भी होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आओ फिर से मिलान करते हैं। पी तरंग, पी तरंग बताती है बेटा आपके आलिंदों का विध्रुवीकरण, तो निलय 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 आलिंदों का पुनः ध्रुवीकरण, आलिंदों का विध्रुवीकरण में कमी, है
नहीं, विध्रुवीकरण ही होगा, आलिंद का विध्रुवीकरण। ए का 4 है, ए का 4, ये लो यहाँ दिया हुआ है। QRS सम्मिश्र, निलय का विध्रुवीकरण, यस, तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है। टी तरंग बेटा क्या बताता है, टी तरंग बताता है निलयों का पुनः ध्रुवीकरण, यानी सी का हो जाएगा 2, सी का 2, ठीक है। और टी तरंग के आकार, आलिंदों का पुनः ध्रुवीकरण, तो बेटा आलिंद से टी तरंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर टी तरंग के आकार में कमी, अच्छा ये होगा टी तरंग के आकार में कमी, ये है पूरा स्टेटमेंट। टी तरंग के अगर आकार में कमी होगी मतलब कोरोनरी इस्चीमिया है। इस्चीमिया मतलब कोरोनरी मतलब हृदय, इस्चीमिया मतलब कोरोनरी, हृदय की पेशियों तक जो रक्त जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी का 3, डी का 3, आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मानक ईसीजी का QRS सम्मिश्र दर्शाता है, तो बेटा QRS सम्मिश्र दर्शाता है ये QRS, ये बताता है आपका निलयी ध्रुवीकरण या निलयी पुनः विध्रुवीकरण, सॉरी डीपोलराइजेशन है ना, विध्रुवीकरण डीपोलराइजेशन। तो आलिंद का विध्रुवण, निलय का विध्रुवण, पुनः ध्रुवण नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है आपका बेटा, चलो मिलान कर लो, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में बेटा आपके लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1, लो आंसर आ गया अपना। न्यूट्रोफिल बेटा आपके भक्षण करते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, तो सी का हो जाएगा 2, लो। बेसोफिल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन और वेसोप्रेसिन निकलता है, वेसोप्रेसिन बोल रही हूँ, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, तो बेसोफिल हिस्टामिन विनाशकारी एंजाइम का मोचन, तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3, एक मिनट, बेसोफिल, अच्छा हिस्टामिनेज लिखा है उसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, हिस्टामिनेज लिखा है। बेसोफिल कण जिसमें हिस्टामिन होते हैं उनका मोचन करना, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4। इओसिनोफिल हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन करता है, ये बेटा आपकी एलर्जिक रिएक्शंस में सम्मिलित होता है, तो ए का हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4। अगला बेटा देख लेते हैं, ए बी रक्त समूह में व्यक्ति को सर्वग्राही क्यों कहते हैं। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चौथी बार आया है, बताओ पिछले 8 साल में 12 साल में। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, पहले बता दिया, इनके बेटा आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन है और इनके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं है, ठीक है, इसीलिए कुछ भी ले आओ। तो प्लाज्मा में एंटी है, एंटी भी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण, सही बात है। आरबीसी की सतह पर दोनों की अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल नहीं, तो ओ ग्रुप हो जाएगा ना, प्लाज्मा में प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण, तो बेटा प्लाज्मा में प्रतिजन नहीं प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। आरबीसी में एंटी है, एंटी भी आरबीसी के ऊपर प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है, तो बेटा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में यानी कि उसके सक्रिय रूप में कौन कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है आपका थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन भी सक्रिय कौन करता है, ये थ्रोम्बिन बेटा सक्रिय होता है आपके प्रोथ्रोम्बिन से, और इस प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में सक्रिय करने का काम करता है आपका थ्रोम्बोकाइनेज, है ना, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, भैया पढ़ लो दोनों कथन। पहला कथन है थक्का थ्रोम्बिन के धागों के जाल का बना होता है, गलत। थक्का बेटा थ्रोम्बिन का जाल नहीं होता है, थक्के में आपका फाइब्रिन के जाल होते हैं, और फाइब्रिन के साथ साथ वहां पर आपके डेड आरबीसीज यानी कि मृत आरबीसीज एवं अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो मरी हुई हैं, ठीक है। ये सब मिलकर के रक्त का जहाँ पे भी चोट लगी है वहां पर थक्के का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्लीहा लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है, बिल्कुल है भैया। तो दोनों कथन 1 और 2 गलत है ना, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, नहीं, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, दोनों गलत सही है, दोनों सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भैया मैं बार बार बोलती हूँ जो भी पूछा गया ना उसको एक बार हाईलाइट जरूर कर लो ताकि गलती से गलती ना हो जाए। सही कौन सा है, आलिंद के सहकालिक संकुचन के कारण, ठीक है, दाब के बनने से त्रिवलनी कपाट एवं द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। आलिंद के सहकालिक संकुचन के कारण दाब के बनने से, मतलब आलिंद में एक साथ जो संकुचन हो रहा है उसकी वजह से दाब होता है, उससे त्रिवलनी द्विवलनी कपाट खुलते नहीं,
ठीक है। त्रिवलनी द्विवलनी कपाट तो पहले से ही खुले रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी की वजह से जो जॉइंट डायस्टोल होता है, जब साथ में सारे चारों कोष्ठ आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपके त्रिवलनी द्विवलनी कपाट खुले होते हैं। और वो क्यों खुलते हैं? जब आपका जो निलय संकुचन कर रहा होता है, निलय संकुचन से पहले तो आपके त्रिवलनी द्विवलनी कपाट बंद होते हैं, है ना, ताकि रक्त का जो है वो निलय से वापस आलिंद में ना चला जाए। तो जब बेटा ये निलय संकुचन से वापस से शीतलन अवस्था में आते हैं, उस टाइम पे आपके त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये बंद हो गया क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। संधि अनुशीतलन के दौरान, मतलब जॉइंट डायस्टोल, जब साथ में सब एक साथ अनुशीतलन अवस्था में है, रक्त आलिंद से निलय में मुक्त रूप से जाता है, बिल्कुल सही बात है। निलयी दाब में बढ़ोतरी के कारण अर्धचंद्राकार कपाटिकाएं बंद हो जाती हैं। नहीं बेटा, अगर निलयी दाब बढ़ेगा, निलय अगर संकुचन करेंगे तो अर्धचंद्राकार कपाट बंद नहीं होंगे। अगर अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे तो निलय संकुचन क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि दाएं निलय से अर्धचंद्राकार कपाट से हृदय आपकी फुफ्फुसी धमनी से फेफड़ों में चला जाए, और बाएं निलय से अर्धचंद्राकार कपाट से आपकी महाधमनी से पूरे शरीर में चला जाए। तो ये भी गलत हो गया। आलिंद संकुचन को उद्दीपित करने के लिए आलिंद निलय पर्व क्रियात्मक विभव उत्पन्न करती हैं। तो आलिंद निलयी पर्व यानी कि AV, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना। नहीं बेटा, आलिंद संकुचन के लिए आपके ऐसे नोड में क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है, AB नोड में नहीं होता है। ये स्पेस मेकर है ना, और मैंने आपको बताया था जो ऐसे नोड में बेटा विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पर जो ऐसे नोड में मतलब विभव उत्पन्न होगा, यही तो दोनों आलिंद में जाएगा, हाँ या नहीं। यहाँ से बेटा निलय में जाने के लिए अलग से रास्ता है, ये आ गया AB नोड में, और AB नोड से आलिंद में संकुचन नहीं होगा। AB नोड में जो भी उद्दीपन आएगा वो AB बंडल से होते हुए आपकी दोनों निलय की भित्तियों में जाएगा, हाँ या नहीं। ऐसा ही था ना, ये दोनों निलय की भित्तियों में जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है, भैया फिर से आ जाओ, मैच करो। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना। तो एंजाइना बेटा आपके सीने में तेज दर्द होना, तो डी का हो जाएगा 3। आ जाओ, डी का 3, ये है और ये है, ठीक है। फिर हार्ट फेलियर, फेलियर क्या होता है? जब हम किसी की, हमसे जो आशाएं हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाते, है ना। तो हार्ट से लोगों की क्या ही आशाएं होंगी बाकी अंगों की, भैया हमें पर्याप्त मात्रा में रक्त दे दो। जब वो पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाएगा बाकी अंगों तक, तो वो उसका फेलियर हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर बी हो जाएगा 1, B1, थर्ड है आपका, सेकंड ना, ठीक है। तो बी का 2, बी का 1, लो आंसर तो आ गया अपना। फिर कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट एकदम से बंद हो जाना। तो अरेस्ट में हृदय पेशी का क्षतिग्रस्त नहीं, हृदय धड़कन का बंद होना, तो ए का हो जाएगा 4, लो। और हार्ट अटैक में पेशियों का यातायात अचानक से, यकायक मतलब अचानक से क्षतिग्रस्त हो जाना, तो सी का हो जाएगा 2, ठीक है। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ जाओ, मैच करो। मछली, उभयचर और पक्षी। मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है ना, तो 2 कोष्ठीय हृदय हो जाएगा मछली में। ए का हो जाएगा 5, ए का 5, लो आंसर तो ऐसे ही आ गया। अच्छा, 2 दिए हुए ऑप्शन, और 4। एकल परिसंचरण होता है मछली में, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। उभयचर में बेटा 3 कोष्ठीय हृदय होता है, और इसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, तो बी का हो जाएगा 3 कोष्ठीय और अपूर्ण दोहरा, तो बी का हो जाएगा 1 2। पक्षी में 4 कोष्ठीय हृदय होता है और दोहरा परिसंचरण होता है, तो सी का हो जाएगा 3 6। उत्तर आ गया बेटा आपका 3। चलिए अगला, निम्न में से कौन हृदय धड़कन की दर को घटा सकता है? तो हृदय धड़कन कम करनी है बेटा आपको, है ना। और कम करने के लिए ऑब्वियसली अनुकंपी यानी इमरजेंसी में बढ़ता है बेटा, है ना। कम करने के लिए परानुकंपी तंत्र का तंत्र आएगा, तो अनुकंपी तो नहीं आएगा, परानुकंपी आएगा, तो ऑप्शन आ गया एक तो आपका बी, ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, तो एड्रिनल मेडुला से बेटा कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स हैं आपके एड्रीनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रीनलिन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों बेटा इमरजेंसी हार्मोन से ये बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वेगस तंत्रिका जरूर कम करेगी। थायरॉक्सिन हार्मोन, बेटा थायरॉक्सिन आपके ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है, थायराइड, है ना।
एस्टाइलकोलिन बेटा कम करेगा, तो बी डी और एफ, बी डी और एफ, बी डी किलो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हृदय की लयबद्ध संकुचनशील क्रियाशीलता को प्रारंभ करने तथा नियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बेटा ऐसे नोड, यहीं से प्रारंभ होता है। ऐसे नोड खराब हो जाए तो बात और है, ठीक है। तो इसको शुरू कौन करेगा? आपका शिरा आलिंद पर्व यानी कि ऐसे नोड। ए भी तो उसी को आगे ले जाएगा परकिंजर बंडल ऑफ हिस तक, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट, कथनों को पढ़िए और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही देखने आपको। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, बिल्कुल सही है। संगठित पदार्थ 45% बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्लोबुलिन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, नहीं बेटा, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा देता है। और फाइब्रोनोजन मुख्यतः शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, नहीं बेटा, फाइब्रोनोजन आपके थक्का में सहायक होते हैं। तो 1 और 2 सही है, तो कितने सही हैं? 2, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण बेटा उनमें पाया जाएगा जिनमें की 3 कोष्ठीय हृदय है या जिनमें अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय है, ठीक है। ये तो 3 कोष्ठीय किसमें? आपके उभयचर में है, और अपूर्ण 4 किसमें है? आपके सरीसृप में है, ठीक है। तो इनमें आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। सरीसृप और पक्षियों में नहीं होता है, पक्षियों में दोहरा होता है। उभयचर और सरीसृप में, पक्षी और स्तनी में, इनमें तो दोहरा होता है। मछली और उभयचर, मछली में एकल होता है। उत्तर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो नेक्स्ट, कार्डियक चक्र के दौरान होने वाले प्रकर्मों का सही क्रम छांटिए। तो सबसे पहले बेटा जॉइंट डायस्टोल है, जब आपके आलिंद और निलय दोनों ही बेटा अनुशीतलन अवस्था में होते हैं। फिर आपका एट्रियल सिस्टोल यानी कि आलिंद संकुचन होता है, आलिंद प्रकुंचन होता है। उसके बाद आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि निलय प्रकुंचन। वापस से आपका संयुक्त डायस्टोल यानी कि अनुशीतलन होता है। तो संयुक्त डायस्टोल के बाद आलिंद सिस्टोल से निलय सिस्टोल, सही है। संयुक्त डायस्टोल से आलिंद डायस्टोल ना, निलय सिस्टोल से आलिंद सिस्टोल, उल्टा हो गया। आलिंद सिस्टोल से संयुक्त, उल्टा हो गया। चलो, तो उत्तर आ गया बेटा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी के बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही टाइप्स होते हैं आपके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी। तो जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो, उसके द्वारा हृदय क्रिया को संयमित किया जा सकता है, सही उत्तर चुनिए। परानुकंपी तंत्रिका, तो ऑटोनॉमिक में मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका अनुकंपी और परानुकंपी दोनों इसी के प्रकार हैं, ठीक है। अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। तो परानुकंपी तंत्र हृदय दर और स्ट्रोक आयतन का उद्दीपन करता है, नहीं बेटा, ये उसको कम करता है। ये परानुकंपी तो कम करेगा, ठीक है। अनुकंपी हृदय दर और स्ट्रोक आयतन का उद्दीपन करता है, बोल सकते हो बढ़ाता है। परानुकंपी तंत्र हृदय दर को तो कम करता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रोक आयतन में वृद्धि करता है, नहीं बेटा, एक भी कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। परानुकंपी सबको कम करता है, जबकि अनुकंपी हृदय दर को तो कम करता है, अनुकंपी बेटा सबको बढ़ाएगा। तो यही गलत हो गया है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना। नेक्स्ट सेशन में बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आपका उत्सर्जन वाला अध्याय से आपके जो भी क्वेश्चंस आए नीट में वो प्रैक्टिस करेंगे अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस, है ना, और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ इसके बाद आप जहाँ पे भी डाउट है एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास देखनी है क्लास देख लो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये टाइम आपका थ्योरी पढ़ने का कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा है। जहां आप क्वेश्चन में फंसते हो उसके आधार पे आप क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।